आपने कर्जा लेकर कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया। भारत में कर्जा लेना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और अगर आपने कर्जा लिया और आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो कर्जा ना चुकाना भी कोई अपराध नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। लोग अपने आप को अपराधी फील कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे अभी भाई साहब ने भी देखा, मैंने नोटिस उन्होंने भी मेरे सामने ही खोला है, 2 महीने पुराना नोटिस है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। क्योंकि समस्या क्या है, लोग नोटिस को फांसी का फंदा मान रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, क्योंकि लोगों को लगता है कि टेंशन हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगा, लेकिन अगर नोटिस नहीं खोलेंगे तो भी टेंशन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या है। नोटिस से घबराना नहीं। मेरे यहाँ लीगल टीम भी है, हमारे पवन जी हैं और साथी हैं, अभी आपको जवाब भी दे देंगे कि किस नोटिस का क्या जवाब देना है। लेकिन ये समझो कि अगर बैंक नोटिस भेज रहा है तो वो कर क्या रहा है। अगर तुम ये समझ जाओगे कि बैंक नोटिस देकर क्या कर रहा है तो शायद तुम बैंक के जाल से भी बच सकते हो। बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपकी फाइल मोटी कर रहा है। बैंक ने एक नोटिस दिया, आपने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, बैंक कुछ नहीं करेगा। बैंक दोबारा नोटिस दे देगा, दोबारा आप जवाब नहीं देंगे, बैंक एक और नोटिस दे देगा, फिर नहीं जवाब देंगे, फिर एक और नोटिस दे देगा, और नोटिस देता रहेगा, अपनी फाइल मोटी करता रहेगा, ताकि जब वो कोर्ट में जाए आपके खिलाफ तो जज साहब के सामने बोल पाए कि देखो हमने इतने सारे नोटिस दिए और इस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। और वहां ये नहीं बोल पाओगे कि मैं डिप्रेशन में था, टेंशन में था, परेशानी में था, मैं देख नहीं पाया, क्योंकि जज भी कहेगा नोटिस आया था तो देखना तो था, जवाब तो देना था। तो पहले तो समझो नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है, और दूसरा कौन सा नोटिस आएगा और कैसे जवाब देना वो समझ जाओ। बहुत आसान भाषा में 3 तरह के नोटिस मोटा मोटे तौर पर आते हैं। पहला नोटिस होता है जो बैंक से आता है। कैसे पता चलेगा बैंक का नोटिस है, उसमें बैंक का नाम लिखा होता है ऊपर। अगर बैंक का नाम लिखा है तो बैंक का नोटिस है। जैसे अगर ये नोटिस है तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है, यानी बैंक का नोटिस है। एक नोटिस आता है जो वकील का होता है, उसमें लिखा होता है एडवोकेट, हिंदी में कहे तो अधिवक्ता, वकील, वो वकील का नोटिस है। एक आता है कोर्ट का नोटिस, जिसमें लिखा होता है अदालत, कोर्ट, न्यायालय, सत्र अदालत, लोक अदालत, जिला अदालत। अगर अदालत, कोर्ट या न्यायालय लिखा है तो कोर्ट का नोटिस है। अब मानो आया बैंक का नोटिस, तो क्या करना है, बैंक के नोटिस का जवाब आप खुद जाकर के दे सकते हो, रिटर्न में, लिखित में। ओरल जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने ओरल जवाब दिया, बैंक का नोटिस आया, तुमने फोन पर बात कर ली, बैंक के पास रिकॉर्ड हो गया, उसने नोटिस भेजा था, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, आपने बात करी। अब बैंक जब कोर्ट जाएगा आपके खिलाफ और आप जज साहब के सामने बोलोगे कि जज साहब मेरे पास नोटिस आया था, जज साहब कहेंगे तुमने जवाब क्या दिया, आप कहोगे मैंने फोन कर दिया, वो कहते फोन से नहीं होता, आपने लिखित में जवाब देना था ना, लिखित में पूछा गया। क्या करना है, इसका नोटिस का जवाब खुद लिख करके दे सकते हो, और खुद ना लिख पाओ तो किसी अच्छे वकील को पकड़ के उससे जवाब लिखवा दो। अगर जवाब लिख दोगे तो क्या होगा, बैंक ये मानेगा कि व्यक्ति बात करना चाहता है, भागना नहीं चाहता, डिफॉल्टर नहीं है। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा, बैंक एक नोटिस देगा, फिर दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि बैंक हो सकता है आपकी पूरी प्रॉपर्टी ही कब्जा कर ले। ऐसा भी हो सकता है। जिनकी गाड़ी मोर्गेज है, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है, जिनके फैक्ट्री बैंक में गिरवी रखी गई है, जमीन गिरवी रखी गई है, बैंक को अधिकार है कब्जा करने का, ध्यान रखना। कल को फिर मत कहना कि बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी को ऑप्शन कर दिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि उनको ये अधिकार सरफेस एक्ट में दिए गए हैं। तो आपने करना क्या है, नोटिस आएगा, जवाब देना है। नोटिस 3 तरह के मैंने बता दिया, बैंक का नोटिस है, वकील का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है। वकील का नोटिस है तो किसी वकील से जवाब दिलवाओ, क्योंकि वो लीगल टर्म समझता है। कोर्ट का नोटिस है तो क्या करो, कोर्ट चले जाओ, जिस डेट को बुलाया जाए चले जाओ। और हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपनी पैरवी करने की इजाजत देता है। आप कोर्ट में जाके अपनी बात खुद रख सकते हो, वकील भी ले जाने की जरूरत नहीं, ले जाना चाहो ले जाओ, नहीं तो आप अपनी बात रखो। आपसे ज्यादा बेहतर आपका केस कोई नहीं जानता। आप कर्जे की दलदल में क्यों फंसे, आप जज साहब को बताओ, जज साहब से रिक्वेस्ट करो कि जज साहब मेरे पास पैसे नहीं है और ये स्थिति है, मुझे समय दे दिया जाए। और अगर आपने बैंक से समय पहले मांगा होगा तो जज साहब के सामने आपका केस मजबूत होगा। क्या करो, उस मनहूस दिन का इंतजार मत करो कि जब तुम्हें नोटिस आए, जब तुम्हारी प्रॉपर्टी कुर्क की जाए, प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा जाए, कब्जा किया जाए, उससे पहले ही क्या करो। मान लो तुम्हारी नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, कोई भी कारण से आप किस्त नहीं दे पा रहे, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, अब क्या करना है, कुछ नहीं घबराना। आपको पता है इस महीने नौकरी छूटी है, अगले महीने मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, इससे पहले कि किस्त बाउंस हो, बैंक में जाकर के लेटर दे दो, साहब आपने मुझे लोन दिया था, क्या देख के लोन दिया था, मेरी नौकरी, नौकरी मेरे पास रही नहीं, किस्त कहां से भरूंगा, नहीं भर पाऊंगा, कम से कम 6 महीने लेंगे नई नौकरी ढूंढने के लिए, मुझे 6 महीने का समय दो। और बैंक को आपकी बात सुनने का भी अधिकार है, बैंक को सुनना पड़ेगा। आप कंज्यूमर है, आप कस्टमर है, और बैंक क्या कर सकता है, बैंक पहला काम कर सकता है, आपको कुछ समय दे दे, जिस समय में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना है, ईएमआई नहीं पे करनी। मान लो आपकी ईएमआई आती है 50,000 की, इंटरेस्ट कितना जाएगा, 5,000 रुपए महीना, 5,000 तो दे सकते हो ना, 5,000 रुपए महीना देते रहो 6 महीने तक, 6 महीने बाद से आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। आपको 6 महीने लग रहा है कम समय, 1 साल का समय मांग लो, 2 साल का समय मांग लो,
बहुत सारे लोगों को भी हमें, मैं जब मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान के दौरे पर था तो एक व्यक्ति मिले अजमेर में, उन्होंने 2 साल का समय मांगा और बैंक ने उन्हें समय दिया उनकी स्थिति देख करके। क्यों? क्योंकि उनका पुराना 8 साल का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया चल रहा था, कभी एक भी बाउंसिंग नहीं थी। हम क्या करते हैं, अभी किसी भाई ने बताया मेरी दुकान में आग लग गई, ऐसे अभी यूपी में एक व्यक्ति ने बताया मेरी दुकान में आग लग गई, मैं ईएमआई नहीं पे कर पा रहा था क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया। मैंने तो तुमने क्या करा? कह रहा मैं इंतजार करता रहा, इंश्योरेंस का पैसा आएगा मैं चुका दूंगा। अरे भाई बैंक को थोड़ी पता चला तुम्हारी दुकान में आग लग गई है, बैंक तो ईएमआई लगा देगा, बाउंस हो जाएगी। वही हुआ। अगर तुम्हारे दुकान में हादसा हो गया, व्यापार बंद हो गया किसी भी कारण से, तो बैंक में जाकर के बात करो। बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि यहां पर किसी व्यक्ति की स्थिति खराब हो गई। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बैंक से बात करनी है। और मैंने बताया बात कैसे करनी है, ओरल बात नहीं करनी, रिटर्न में बात करनी है, लिखित में बात करो बैंक से। क्योंकि जो लोग ओरली बात करते हैं उनकी बात की कोई वजन नहीं होता, लिखित बात का वजन होता है। ईएमआई बाउंस मत होने दो, पहली कोशिश ये करो। और कई लोग कह रहे हैं हम बैंकों के खिलाफ है, हम बैंकों को कह रहे हैं कि आप ईएमआई मत भरो। नहीं, मैं किसी को नहीं बोल रहा ऐसा ईएमआई मत भरो, मैंने कहा कभी क्या? मैं कहता हूं जो ईएमआई भर सकते हो भर दें, और जो नहीं भर सकते वो बैंकों से जाकर के बात करें। बात करके ही समाधान निकलेगा। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। और बात मैंने बताया कैसे करनी है, रिटर्न में करनी, लिखित में बात करनी है। अगर बैंक आपका लेटर ना ले, कई लोग शिकायत करते हैं मैं बैंक चाहता हूं, बैंक वाला लेटर नहीं लेता। कंज्यूमर के नाते आपका अधिकार है कि आप अपनी बात बैंक को बताएं, और उसका कर्तव्य बनता है कि वो आपकी बात सुने। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अपना मोबाइल फोन निकालो और रिकॉर्डिंग कर लो, ये मैनेजर साहब है, मैं लेटर लेकर के आऊं, ये मेरा लेटर लेने से मना कर रहे हैं, नौकरी छूट जाएगी साहब, उसकी नौकरी छूट जाएगी। आप ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकते, आप उसके लेटर पे एक्शन ना लो, अलग बात है, मना नहीं कर सकते। और क्या करो, समय मांग लो, समय मिल जाएगा। समय नहीं मिलता तो क्या कर सकते हो, आप बैंक के साथ अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। ये समझो रीस्ट्रक्चर क्या होता है। आरबीआई कहता है जब आपने लोन लिया था आपकी स्थिति के हिसाब से लोन मिला, आपका रिकॉर्ड देखा गया, आईटीआर देखा गया, बैंक स्टेटमेंट देखा गया, सब कुछ देखा गया ना। आज आपकी स्थिति खराब हो गई, उस समय आपने सोचा था मैं 50,000 रुपए महीना पे कर दूंगा, आज आपको लगा मैं तो 20,000 ही दे सकता हूं, 50,000 नहीं दे सकता। तो क्या करो, बैंक में जाकर के बोलो मैं अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कराना चाहता हूं। टर्म याद रखना, रीस्ट्रक्चर। इस रीस्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी ईएमआई कम कर दी जाती है और आपका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है। मान लो आपका रह गया 10 साल का टाइम और आपकी ईएमआई जा रही है 30,000 रुपए की, आप बोलो मुझे 15,000 की ईएमआई देनी है, वो कहेंगे जी ठीक है, फिर आपका जो टाइम है वो 10 साल बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, कम से कम डिफॉल्ट तो नहीं करोगे, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा लेकिन कम से कम तुम्हारी रेंज में आ जाएंगी चीजें। समस्या क्या है, ये काम जो मैं कर रहा हूं ये सरकार को करना चाहिए, लोगों को अवेयर करने का काम, लोगों को बताना है काम के कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, और ईएमआई बाउंस हो जाना भी कोई अपराध नहीं है। लोग अपने आप को अपराधी फील कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। नहीं, ये कोई क्राइम नहीं है। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं, कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। क्या लोग कहते हैं कौन सी गलत नीतियां, तो आप सबको पता है, ज्यादातर लोगों ने बताया सबसे पहला झटका जो लगा वो 2016 में नोटबंदी के रूप में लगाया गया, उसके बाद हम उबर नहीं पाए। कई लोगों का वो झटका तो हम झेल गए, लेकिन जो जीएसटी लगाया गया इससे बड़े व्यापारी को तो फायदा हो गया, छोटे व्यापारी दलदल में फंस गए और वो उससे निकल नहीं पाए। कई लोगों का हम वो झटका भी झेल गए, लेकिन एक जो झटका लॉकडाउन के रूप में लगाया गया, इस लॉकडाउन वाले झटके को हम झेल नहीं पाए। और सच्चाई बता रहा हूं, लॉकडाउन से ही सबसे बड़ी समस्या आई है। और मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार के बड़े मंत्री वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार के अधिकारी, सरकार के नेता कहां जाकर के बात करते हैं। रतलाम में आओ ना, रतलाम में आके किसी व्यापारी से बात करो, किसी भी मार्केट में चले जाओ, वो बता देगा पहले व्यापार कितना था और आज व्यापार कितना रह गया। और यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा भाई? कितने लोगों को लगता है फर्क पड़ा? हाथ खड़ा करो जरा, पता चले सरकार को कि इतने सारे लोग हैं रतलाम में जो कहते हैं हाँ लॉकडाउन से फर्क पड़ा। समस्या क्या है, सरकार के लोग जमीन पर आकर काम नहीं करना चाहते, बट अब ये चलने वाला नहीं है। और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब आप तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो। नहीं, मैं उनका विरोधी नहीं हूं भाई, मैं तो कहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो यार, इसमें कोई समस्या है क्या? अपने वालों का कर दो, नहीं करेंगे वो तुमसे वोट भी लेंगे, झंडे भी उठवाएंगे, नारे भी लगवाएंगे, लेकिन जब समय मदद करने का आएगा मदद नहीं करेंगे। और मेरी बात मत मानना, अपने मंडल अध्यक्ष के पास जाना, अपने जिला अध्यक्ष के पास जाना, अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास जाना और उसको बोलना भाई साहब मैं कर्जे में हूं,
मेरी कर्जा माफी के लिए मदद करोगे क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। और मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी का, मेरी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है साहब। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये बात आप सबको समझनी है। और मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। आपके शहर में आ गया, मैं एक जगह आ सकता हूं रतलाम में, गली मोहल्ले नहीं जा सकता, आप जा सकते हो। क्या करो, एक एक गली एक एक मोहल्ले में जाओ और लोगों को बताओ देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी 1 रुपया भी नहीं लिया गया ना? लिया तो नहीं है भाई पैसा? है अमन, पैसा तो नहीं लिया भाई? फ्री है ना? 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा साहब, 1 रुपया भी नहीं। और अगर कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर आपसे पैसा मांगे, तुरंत उसकी पुलिस में शिकायत करो। यह अभियान पूरी तरह निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। मैं आपकी मदद करने आऊं, और मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, जो भी आप मानना चाहें, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। और मुझ पर कर्जा नहीं है, ये राजीव जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन पर कर्जा नहीं है। राहुल जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन पर कर्जा नहीं है। हरप्रीत जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन पर कर्जा नहीं है। आपके प्रदेश के अध्यक्ष है डॉक्टर विजय तोमर भारती, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करने की, इन पर कर्जा नहीं है। यहां से हमारे लोकसभा प्रभारी है, कहाँ है अमन जी? आ जाओ। ये अमन है और ये दिनेश जी हैं, ये यहीं से हैं ये लोग। इन लोगों ने तय किया है, अमन ने तय किया है कि रतलाम के एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाएंगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दिनेश जी ने तय किया है, और ये सब लोग यहाँ आपके लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। कल क्या आप इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे भाई? ऐसे नहीं, आवाज नहीं आई, देंगे कि नहीं देंगे? साथ देना चाहिए ना? हाँ, जो आपकी लड़ाई लड़े आप उसका साथ दो। और देखो, वो तुम्हें जाति के नाम पे लड़ाएंगे, वो तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, वो बांटने की कोशिश करेंगे। उन्हें संदेश दे देना, हमारी एक ही जाति है, हम तो कर्जे वाले हैं। हमारा तो एक ही धर्म है भैया, कौन सा धर्म? कर्जे वाले हैं। मेरे से पूछ रहे थे लोग अजमेर में, भाई साहब हमारी पार्टी कौन सी? मैंने कर्जे वाले भैया, हम तो, हमारी एक ही पार्टी, हमारी कोई पार्टी नहीं है, कर्जा पार्टी है। जो कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ दे देंगे, जो कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और यहां भी आपके सांसद के यहां भी लेटर भेजा गया, देश के सभी सांसदों को लेटर भेजा गया उनसे राय पूछने के लिए, क्या वो जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते हैं कि समर्थन नहीं करते। अगर सांसद जी कहेंगे करते हैं तो हम सांसद जी को सपोर्ट करेंगे, और सांसद जी कहते नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे। बुराई तो नहीं है कोई? राहुल जी थोड़ा पीछे, बुराई तो नहीं है इसमें कोई? क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर कोई जनता के साथ नहीं है तो जनता को भी उसका साथ नहीं देना चाहिए। जनता उसके साथ खड़ी होनी चाहिए जो जनता के साथ खड़ा होगा। आपको अपनी लड़ाई भी लड़नी है, मैं भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और हमारा एक ही नारा है जो मैंने बार बार दिया, जंतर मंतर पर देखा होगा आपने, कार्यक्रम किया हमने, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे साहब। मना किया था मैंने कि दिल्ली से बाहर से ना आए लोग, इतने लोग पहुंच के पूरी फोर्स लगानी पड़ गई साहब। अभी मैंने मना किया था, नहीं तो यहां से मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग तैयार थे। और मैं आपके बुलावे पे आपके शहर आ गया। कल अगर मैं आपको दिल्ली बुलाऊं तो आ जाओगे? कितने लोग तैयार हैं दिल्ली आने के लिए? जरा हाथ करो। ओ तेरी भाई, देख लो, सरकार के लोग देख ले, इतने लोग दिल्ली आने को तैयार हैं। अगर इतने लोग एक एक शहर से पहुंच गए ना, तो जैसे किसान बैठ गए थे ना, कर्जा माफ करवा के उठेंगे फिर। हाँ, लड़ाई नहीं है हमारी किसी से, हम तो सिर्फ अपनी बात रखने आए। हमारा मानना यह है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, लाखों करोड़ रुपया अंडर राइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है। गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडर राइट कर दिया गया। इसका अर्थ यह है जब उनके पास पैसे होंगे वो दे देंगे। भाई यही राहत आम आदमी को भी दे दो यार, हमसे क्या दुश्मनी है भाई? वोट हमारा लोगे, सरकार हमारे वोट से बनाओगे, और सपोर्ट सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को करोगे, अब ये चलने वाला नहीं। और मैं भी ये मानता हूं कि जो हमने नारा दिया, हमारा एक ही नारा रहेगा, और वही नारा है हमारा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। है जी, बोलेंगे जरा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है साहब, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और इसी महीने की 30 तारीख तक का समय दे दिया गया प्रधानमंत्री जी को। आपने देखा होगा जंतर मंतर से सबने तय करके समय दिया 30 जून 2023।
इसी महीने की 30 तारीख तक का समय है सरकार के पास। सरकार तय करे कि वो जनता का कर्जा माफ करेगी कि नहीं करेगी, और अगर सरकार तय नहीं करती है तो फिर जनता तय करेगी उसको सरकार का क्या करना है। और वोट चाहे जिस मर्जी को दे देना, लेकिन कम से कम थोड़ा डराना शुरू करो इन नेताओं को। हैं, नेताजी से पूछो, अब आएंगे ना वोट मांगने, उनसे पूछना कर्जा माफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या तुम जनता की कर्जा माफी में जनता के साथ हो कि नहीं हो। और जो नेता कहे नहीं हो तो बोलना भैया हम भी आपके साथ नहीं है, और जो कहे हाँ हूं हम उसका साथ देंगे, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। यकीन मानिए हम इस लड़ाई में सफल हो सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई या बहुत मुश्किल लड़ाई नहीं है, बस हमें संगठित होना है। समस्या क्या, वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी होगी, कोई भी लकड़ी को तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इकट्ठे हो जाओ, मजबूत बन जाओ। और देखो यहाँ 50-60 लोग हो ना, मानो कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार भाई साहब को परेशान कर रहा है, सारे लोग पहुंच जाओ उनके घर, ओए कैसे परेशान कर रहा, मेरा भाई है, हिम्मत है वो दोबारा परेशान कर दे, कर सकता है गाली गलौज? नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और अभी मैं जब उत्तर प्रदेश गया, वहां पर पता है क्या अजीब घटना हुई, एक चाचा और भतीजे दोनों आ गए। चाचा ने फॉर्म भर रखा था 3 महीने पहले का, भतीजे ने फॉर्म नहीं भरा था, उसको अचानक पता चल गया, दोनों वहीं टकरा गए। तो भतीजा बोलता है चाचा जी से, चाचा जी आपने फॉर्म भरा है, बताया नहीं मुझे। नहीं वो मेरे को बस लगा पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। लड़ पड़े दोनों, चाचा भतीजा लड़ पड़े। भतीजे ने कहा चाचा जी आप तो चाहते नहीं मेरा कर्जा माफ हो, तो कल को ऐसा ना हो जाए कि तुमने फॉर्म भर दिया और तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने फॉर्म नहीं भरा, और कल अगर तुम्हारा कर्जा माफ हो गया और उसे पता चल गया तो नाराज हो जाएगा तुमसे। बता दो कि भैया देख ऐसे ऐसे मिशन चल रहा है कर्जा मुक्ति अभियान का, भरना चाहे तो भर दियो, कल को मुझे मत कहियो कि मेरा माफ हो गया तेरा नहीं हुआ। और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन इसका प्रमोशन करते रहो। और मैं कह रहा हूं अभी हमारी संख्या थोड़ी कम है, इतनी भी कम नहीं है, सरकार पे दबाव पड़ रहा है, लेकिन इतनी नहीं है जितना बहुत ज्यादा दबाव पड़े और सरकार हमारी बात मान ले। क्यों? क्योंकि संख्या बल ही है जो भाषा ये लोग समझते हैं। जब हमारे पास 25,000 लोग थे ना, सरकार सुन नहीं रही थी हमें, अरे 25,000 लोग हैं क्या कर लेंगे। अच्छा संख्या हुई 50,000, सरकार पर थोड़ा दबाव पड़ना शुरू हुआ। संख्या हुई 1 लाख तो आरबीआई से लेटर के जवाब आने शुरू हो गए। 2 लाख हुए तो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर आने शुरू हो गए, और अभी 3,70,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सोचे जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, जिस दिन 2 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। यहां जहां मैं खड़ा हूं ना, सरकार आके खड़ी होगी और कहेगी माई बाप बताओ क्या करना है। और हमारी मांग क्या है, अपनी मांग याद रखना, हमारी मांग क्या है, जिनका कर्जा माफ हो सकता है उनका कर्जा माफ होना चाहिए, ये पहली मांग है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जो लोग कर्जा में फंसे, नौकरी छूट जाने के कारण, व्यापार बंद हो जाने के कारण, उनका कर्जा माफ होना चाहिए, पहली मांग है। दूसरी मांग क्या, जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। 2 वर्ष का समय दे दोगे, बहुत सारे व्यापारी अपने आप ही अपना कर्जा चुका देंगे, ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग क्या, जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया, अब दुनिया में नहीं रहा ना कमाने वाला। मैं गया महाराष्ट्र, छोटे छोटे बच्चे साहब, 3.5 साल की बच्ची और उसकी मां बची हुई है घर में, हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, और बैंक वाले इतने निर्दयी हो गए, उन्होंने घर से निकाल करके उसका घर सील कर दिया। जिस बच्ची के सर से पिता का साया चला गया, उस बच्ची के सर से तुम छत भी छीन लेना चाहते हो? क्या ये इंसानियत है? क्या ये होना चाहिए? कम से कम ऐसे लोगों का तो लोन माफ कर दो यार। है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, हजारों करोड़ लोग लेके भाग गए, उसका कुछ नहीं। और यहां एक बच्ची छोटी सी, और कहती है उसकी मां रोने लगी मेरे सामने आकर के, वो कहती है सर घर से बच्चों का सामान तक, कपड़े तक नहीं निकालने दिए हमें, और तुरंत सील कर दिया। जब कमाने वाला ही नहीं बचा, कमाई का कोई साधन नहीं बचा, वो कहती है मैं जैसे तैसे करके अपने आप को, अपनी बच्ची को पाल रही हूं, मैं मर जाऊं क्या करूं। बैंक वाले तो ऐसी स्थिति बना रहे, समय नहीं दे रहे। मैं मानता हूं सबसे पहले इनका लोन माफ होना चाहिए। जब कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, कहां से चुकाएगा वो लोग। बस मेरी यही कोशिश है कि जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी है, सरकार को जानकारी पहुंच जाए। पहले तो सरकार ये सोच रही थी कि इतने लोग परेशान नहीं है, अब उन्हें दिखना शुरू हुआ। जिस शहर में जा रहा हूं, कल मैं कहा थे हम लोग, बांसवाड़ा थे, आप देखिए भाई साहब भी थे वहां पर, और भी साथियों ने देखा होगा, फिर फोटो डाली है मैंने, 2,500-3 हजार लोग मौजूद थे वहां पर। और कोई गांव ऐसा नहीं था, कोई बूथ ऐसा नहीं था जहां से व्यक्ति ना पहुंचा हो, एक एक बूथ का अध्यक्ष वहां मौजूद था। और वो लोग 100-100, 200-200 फॉर्म भरवा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी क्रांति खड़ी होने वाली है कि एक एक बूथ पर अगर 100-200 लोग फॉर्म भरवाएंगे और वो 100-200 लोगों को इकट्ठा करेंगे, कितनी बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। और हमारी लड़ाई नहीं किसी से भी,
कई लोग कहते हैं ना कि इससे उससे नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम तो एक ही मांग कर रहे हैं, जनता का कर्जा माफ कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि जनता तुम्हारा साथ दे, तुम्हें जनता का साथ देना पड़ेगा। नेताओं को यह भाषा समझ में आती है, वही भाषा में उनसे बात की जा रही है। कई लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल मुद्दा है, अब तो राजनीति करो। हाँ बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा है ये भाई। इसका समाधान कोई सड़क चलता व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई बैंक वाला नहीं कर सकता। इसका समाधान राजनेता ही कर सकते हैं, और ये राजनीतिक मुद्दा ही है। और हाँ सही है, अगर सही मुद्दे पर राजनीति की जाए कोई बुराई नहीं है। फिर भी अगर वो चाहते हैं मेरी राजनीति समाप्त हो, तो मैं एक पॉलिटिकल ट्रेडर के नाते उन्हें समाधान दे रहा हूं। जो लोग मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति समाप्त करने का एक ही रास्ता है, उनका मुद्दा समाप्त कर दो, कर्जा माफ कर दो, मेरा मुद्दा समाप्त हो जाएगा, मेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। भाई कर्जा माफ हो जाएगा, ना तुम यहां आओगे ना मैं आऊंगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर सरकार चाहती है लोग यहां ना आए, लोगों की संख्या ना बढ़े, लोग मेरे साथ ज्यादा ना जुड़े, सरकार चाहती है कि वो सरकार सत्ता में बनी रहे, एक ही विकल्प दे रहा हूं उन्हें, एक ही रास्ता है उनके पास, जनता का कर्जा माफ कर दो, बचे रहोगे। जनता का कर्जा माफ नहीं करोगे, जनता छोड़ने वाली नहीं है। और जैसा मैंने कहा है, नोटिस आए तो जवाब देना, जवाब खुद ना दे पाओ, हमारी टीम से संपर्क कर लेना। मध्य प्रदेश में हमारे एडवोकेट साहब है, पवन नरवरिया भारती जी, इनसे मिल लेना। अभी इनके पास टीम है, पूरे इंडिया में एडवोकेट्स हैं, आपके मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले में कोई ना कोई मदद कर देंगे। वकील आप अपना कर लेना, गाइड हम कर देंगे, नोटिस सही लिखना है, क्या लिखना है, कैसे बात करनी है, ताकि आपको समय मिल जाए। और जिनका खासकर से प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, मैं बता रहा हूं, बैंक के लोग आपकी प्रॉपर्टी पर निगाह लगाकर बैठे हैं, ध्यान रखना। वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आप डिफॉल्ट कर जाओ, बस वो आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। कई केस आ रहे हैं ऐसे। अभी मैं वेस्ट बंगाल गया, 6.5 करोड़ का लोन था मात्र उस व्यक्ति के ऊपर, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने नीलाम कर दी 4.5 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए और मांग रहे उससे। वो कहता साहब मेरा घर भी चला गया, मेरी फैक्ट्री चली गई, सब चला गया, अब मुझसे और मांग रहे पैसे, जबकि उसकी वैल्यू तो 15 करोड़ थी। बैंक कहता नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जितने बिकी हमने तो बेच दी। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी चीजों की कीमत कितनी है। जो घर बनाता है ना, उसे पता चलता है घर कितनी मेहनत से बनाया जाता है। जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसे पता चलता है कितना खून पसीना लगाया जाता है। और इन्हें 2 मिनट नहीं लगते कि उसको ऑक्शन कर देते हैं, औने पौने दामों में कर देते हैं, अपने जानकार लोगों को कर देते हैं। और एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है देश में प्रॉपर्टी के नाम पर। अगर किसी दिन ये पता चला, आप अपने रतलाम में पता कर लेना किसी भी बैंक के बारे में, 5 साल में उस बैंक ने कितनी प्रॉपर्टियां कब्जा करी हैं, फिर ये पता करना ये ऑक्शन किसको करी गई, और ऑक्शन करने के कितने दिन बाद ये रीसेल हो गई, तब आपको पता चलेगा। ज्यादातर ऑक्शन में खरीदने वाली, प्रॉपर्टी खरीदने वाले कुछ गिने चुनी कंपनियां, गिने चुने लोग मिलेंगे। ये एक नेक्सस चल रहा है, पूरा एक जाल है। आम इंसान की प्रॉपर्टी कैसे कम दामों में खरीदकर अमीरों को दे दी जाए, अमीरों को ट्रांसफर कर दी जाए, ये नहीं होने वाला है, और ये होने भी नहीं देंगे। ये नाजायज है, गलत है। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ कराऊंगा। जब तक आपका कर्जा माफ नहीं हो जाता, ये अभियान चलता रहेगा, और आप सबको कर्जा मुक्त करेंगे। तभी इसका नाम कर्ज मुक्त भारत अभियान रखा गया। देश के एक एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो अभी मैं आप सबसे मिलूंगा, जिनसे बात कर ली है, मुझे लगा ये जानकारी आपको दे देनी चाहिए। वीडियोस देखते रहिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो करते रहिए। जल्दी हम लोग इसको ट्विटर पे भी ट्रेंड कराने वाले हैं, ताकि सरकार में बैठे लोगों को पता चले कि कितना बड़ा मुद्दा है। और सरकार के पास 30 तारीख का समय है इसी महीने की, उसके बाद देखते हैं, फिर हम आगे की रणनीति आपको बताएंगे। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना जल्दी कर्जा माफ होगा। आप जितने लोग भी यहाँ हो, अगर हर व्यक्ति तय कर लेना मुझे 100 लोगों के फॉर्म भरवाने साहब, तो सोचिए कितना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हो जाएगा। और कुछ मत करो, अगले 1 महीने में सभी लोग तय कर लो। और पता है हमारे रतलाम में कितने लोग जुड़े हुए हैं? 550 से ज्यादा लोग रतलाम में है। रतलाम, झाबुआ, इसके आसपास में कम से कम 1500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर 1500 लोग तय कर लें कि केवल 100 लोगों के फॉर्म भरवाने हैं, तो सोचिए कितना बड़ा जनसमूह हमारे पास तैयार हो सकता है। 1.5 लाख लोग जिस दिन यहां खड़े हो गए ना, उस दिन सरकार को आना पड़ जाएगा। केवल अपनी लड़ाई मत लड़ो, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार। इंसान वो है जो दूसरे की लड़ाई लड़े। यहां कई साथी हैं जिन्होंने केंद्र खोला हुआ है, अपना कर्जा मुक्ति केंद्र, बैनर लगाया हुआ है, लोगों को जोड़ रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, खुद भी परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी के बावजूद दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये इंसानियत का काम है। ये बताता है कि आप इंसान हो, आप अपनी परेशानी के बावजूद भी दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ रहे हो। और ये रिजल्ट जरूर लाएगा। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, यकीन मानिए नतीजे फेवरेबल आते ही हैं।
मैं अपनी बात समाप्त करूंगा उसी नारे के साथ जो हमारा नारा है। सरकार में बैठे लोगों को ये नारा पता चल जाना चाहिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई मांग नहीं, हमारा एक ही नारा है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोश एनर्जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है।